हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत 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 सारे करंट अफेयर्स। कल की क्लास नहीं हुई तो तुम बड़ा 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 मुझे बुरा बुरा बोल रहे थे, लेकिन भाई आज दोनों क्लास इकट्ठा करवा देगा, वो दोनों के दोनों इकट्ठा करवा देगा, इतने जल्दी करवा देगा, इतने जल्दी करवा देगा, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। अब ध्यान सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि आज हम लोग करने वाले हैं, इसके ऊपर 16 मार्च लिखा है, लेकिन 16 और 15 दोनों करने वाले आज, और बड़ी तेज़ी से करने वाले। ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आज वाले वीडियो में। ठीक है, तो एकदम 100% रेडी हो जाइए। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत 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 सारा जीके, बहुत सारा एजुकेशन वीडियोस, बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपका CUET का एग्जाम क्लियर करने में। तो आइए फटाफट 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 से करते हैं स्टार्ट आज के हमारे करंट अफेयर्स। और स्टार्ट करने से पहले जिसको भी CUET से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इनको करिए कॉल, या आपकी समस्या का करेंगे समाधान। चलिए बढ़े आगे, देखिए हम लोग के पास है क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। ये वाला क्वेश्चन है तो वैसे फरवरी का, लेकिन मैं लेकर क्यों आया हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मुझे एक पेपर में दिखा था, है ना, एक गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर में दिखा था। तो मुझे लगा कि क्योंकि पूछा गया है तो क्या पता दोबारा पूछा जाए, तो तुम लोगों को याद ही दिला दूं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि व्हेन इज द वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर। हर साल या प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास फरवरी 11, फरवरी 12, फरवरी 13 या फरवरी 14। तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि विश्व क्या रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास 11, 12, 13, 14। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आंसर हमेशा से इसका फरवरी 11 ही था, तो बिल्कुल नहीं था। फरवरी 12 था, बिल्कुल नहीं। फरवरी 13, बिल्कुल। तो आंसर इसका क्या है, फरवरी 13। तो फरवरी 13 को हर साल मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड रेडियो डे। और इसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अपन लेने वाले हैं आज। आइए फटाफट फटाफट से देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो सबसे पहली चीज़ ये क्या बोल रहा है, वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13 फरवरी। 13 ही है ना, हाँ, हर साल क्या कर रहा है ये, 13 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। इट इज सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द पावर ऑफ द ऑडियो मीडियम। ठीक है, क्या करने के लिए, ऑडियो मीडियम की कितनी पावर है ना, उस ऑडियो मीडिया कितना ज़्यादा सुना जाता है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है ना। इट इज सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द पावर ऑफ द ऑडियो मीडियम की पावर की अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। दिस वॉज द 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड रेडियो डे। ये क्या था, ये वर्ल्ड रेडियो डे की 12th एडिशन है। 12th एडिशन है किसका, वर्ल्ड रेडियो डे का। ठीक है, मतलब कब से मनाया जा रहा है, 2012 से मनाया जा रहा है। वैसे 2011 में यूनेस्को ने क्या कहा था, यूनेस्को ने 2012 में कहा था किसको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, कि इसको एक इंटरनेशनल डे की तरह मनाया जाए। तो क्या दिया था इनको, एक मतलब कहा था कि ऐसे मना लो। ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 2012 में क्या कर दिया था, अडॉप्ट कर लिया था, और तब से मनाया जा रहा है। तो ये 12th एडिशन है इसका। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, थीम क्या थी इस बार की। तो ये कह रहा है इस बार की थीम जो थी वो थी रेडियो एंड पीस। इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है, रेडियो एंड पीस इसकी क्या थी, थीम थी। ये मैंने करवा रखा है तुम लोगों को, लेकिन दोबारा करवा रहा हूँ। रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय इटालियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसका नाम है क्या, गुगलिल्मो मार्कोनी इन द 1980s। तो गुगलिल्मो मार्कोनी ने 1980s में क्या किया था, गुगलिल्मो मार्कोनी ने 1980s में इन्वेंट किया था किसको, रेडियो को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, पेपर में आता है, और यही क्वेश्चन आया हुआ था, और इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन में लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है, इट वॉज प्रोक्लेम्ड बाय यूनेस्को इन 2011। तो यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने 2011 में क्या कर दिया था, 2011 में एक प्रोत्साहन रखा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने कि इसको एक इंटरनेशनल डे की तरह मनाया जाए। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 2012 में क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था एज एन इंटरनेशनल डे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया है तो फटाफट से मुझे दिखाओ अपने अंगूठे और बोलो कि यस सर आ गया है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बताना कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग होती है हर साल, वो किस महीने में होती है, कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आ जाना चाहिए। आगे बढ़े, देखिए आगे क्या है हमारे पास। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, फटाफट से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड, किसको बनाया गया, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द
इंटरिम चेयरमैन ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का हाल ही में किसको बना दिया गया है, क्या चेयरमैन, इंटरिम चेयरमैन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का LIC का हाल ही में इंटरिम चेयरमैन किसको बना दिया गया है। इंटरिम चेयरमैन का मतलब क्या, टेम्पररी चेयरमैन, टेम्पररी चेयरमैन किसको बना दिया गया है। तो हाल ही में LIC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास सिद्धार्थ मोहंती, विशु चरण पटनायक, राजकुमार या इप्पे मिनी। तो फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए क्या आंसर है। तो बहुत 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 सारे लोगों का आंसर आ रहा है कि सर ये तो हमें आता है, इसका आंसर है सिद्धार्थ मोहंती। तो बिल्कुल 100% आप लोगों का आंसर सही है, सिद्धार्थ मोहंती इसका आंसर है, सिद्धार्थ मोहंती ए। इनके बारे में फटाफट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन ये बाकी के जो आंसर्स है ना ये भी सही है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है किसके, मैनेजिंग डायरेक्टर से MDs है किसके, LIC के। और सिद्धार्थ मोहंती सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, बल्कि मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है किसका, LIC का। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा तेज चल रहा है अपन, लेकिन समझो इसको, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, इस वजह से तेज चला रहा हूँ थोड़ा सा। देखो इधर क्या बोल रहा है, सिद्धार्थ मोहंती। तो ये क्या बोल रहा है, सिद्धार्थ मोहंती हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ LIC का इंटरिम चेयरमैन बना दिया गया है सिद्धार्थ मोहंती को फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए बनाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि 3 महीने के लिए क्यों बनाया गया। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि एक बंदा है जिसका नाम है क्या, MR कुमार, है ना, मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार। ये क्या है, चेयरमैन है किसके, LIC के। इनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है और इनका टाइम पीरियड बढ़ाना है, लेकिन इनको अभी तक एक्सटेंशन नहीं मिला। मतलब ये चेयरमैन होके भी ये चेयरमैन नहीं है अब, क्योंकि टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। ठीक है, तो LIC के पास कोई ना कोई चेयरमैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसी वजह से इसको मोहंती को, सिद्धार्थ मोहंती को बना दिया गया है क्या, चेयरमैन। किस चीज़ का चेयरमैन बना दिया गया है इसको, ऑफ LIC। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है ये, सिद्धार्थ मोहंती के बारे में क्या बताया, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ LIC फॉर 3 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 14 मार्च 2023। ठीक है, तो 14 मार्च से लेकर और कब तक, जून तक, है ना, मार्च से अप्रैल से मई से जून, 3 महीने के लिए क्या रहेगा, ये इंटरिम चेयरमैन रहेगा। आगे क्या बोल रहा है, ही इज करंटली वर्किंग एज द MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ द LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है इसका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बन चुका है, ये CEO है करंटली अभी है। अच्छा, एक और चीज़, इसने ना 1985 में ज्वाइन किया था LIC। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये बताना कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश कब हुई थी, ये मुझे आप लोग का बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, चेयरमैन कौन है इसका। तो इसका चेयरमैन हम लोग देख लिया था, मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार है, मतलब MR कुमार इसका क्या है, MR कुमार इसका चेयरमैन है। दिस डेवलपमेंट कम्स एज MR कुमार द करंट चेयरमैन ऑफ LIC हैज नॉट रिसीव्ड एन एक्सटेंशन, वही जो मैंने बताया आप लोगों को, एज रिपोर्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी मतलब LIC कह रही है कि एक्सटेंशन नहीं मिला है अभी तक किसको, MR कुमार को, क्या नाम है इसका, मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार को एक्सटेंशन नहीं मिला है। और क्योंकि एक्सटेंशन नहीं मिला है, इसी वजह से क्या है, सिद्धार्थ मोहंती जो है इनको मौका मिला है क्या बनने का, इंटरिम चेयरमैन बनने का। ठीक है, समझ में आ गया है। तो फटाफट से मुझे दिखाओ अपने अंगूठे और बोलो कि सर यस सर 100% आ गया समझ में। ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए फटाफट से तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम हिज फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो इसमें से कौन सा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जिसने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन है हमारे पास मिशेल मार्श, शॉन मार्श, माइक हसी या डेविड हसी। तो फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि इसमें से आंसर क्या रहने वाला है, माइक हसी, डेविड हसी, शॉन मार्श या मिशेल मार्श। और आप लोगों को लग रहा है कि सर माइक हसी आंसर है, तो बिल्कुल 100% आपका आंसर जो है वो रॉन्ग है। तुम्हें क्या लगा वे, रॉन्ग नहीं करूँगा। ठीक है, डेविड हसी ये भी रॉन्ग, मिशेल मार्श ये भी रॉन्ग। तो आंसर है इसका क्या, शॉन मार्श। तो शॉन मार्श जो है ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट से हो चुका है रिटायर, और इसने 38 टेस्ट खेले, किसके लिए, 38 टेस्ट खेले इसने ऑस्ट्रेलिया के लिए। और किंग्स 11 पंजाब है ना, जो कि पंजाब किंग्स बन गई है अब IPL में, तो IPL में भी खेलता ही है, किसके लिए, पंजाब के लिए, किंग्स 11 पंजाब के लिए। प्रीति जिंटा है ना, शी इज़ वेरी प्रीति है ना,
इसकी स्पेलिंग PREETY होनी चाहिए थी, प्रीति जिंटा। ठीक है, तो प्रीति जिंटा के लिए क्या करता है, ये खेलता है क्रिकेट। ठीक है, दिमाग मत दौड़ाओ ज्यादा। चलो देखिए आगे, देखो क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, इसको हटाना पड़ेगा क्या, इसको हटा रहा हूँ, रुको, लिखा हुआ होगा इसमें, अरे कहाँ गया, देखो क्या बोल रहा है, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन शॉन मार्श हो गए, शॉन मार्श अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट से इसने क्या कर दिया, अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। ही प्लेड 38 टेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। कितने टेस्ट खेले इसने ऑस्ट्रेलिया के लिए, 38 टेस्ट खेले। और क्या हो रहा है, रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेट प्लेयर्स में और कौन कौन है ना, रिसेंटली और कौन कौन रिटायर हुआ है, तो कामरान अकमल है ना, वो पाकिस्तान का विकेट कीपर था, है ना, और जो शोएब अख्तर गरिया था जिसको, शोएब अख्तर गालियाँ देता था जिसको, है ना, कैच छोड़ने पे। ठीक है, तो वही कामरान अकमल ने भी क्या कर लिया, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। इसके साथ साथ ऑयन मॉर्गन है ना, ऑयन मोइन, ठीक है, ऑयन मॉर्गन कौन था ये, ऑयन मॉर्गन जो था लेफ्ट हैंडेड क्रिकेटर है, किसका, इंग्लैंड का। ठीक है, कैप्टन भी था इंग्लैंड का, तो इसने भी रिटायरमेंट ले लिया है किससे, इंटरनेशनल क्रिकेट से और ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। और एरन फिंच जो है राइट हैंडेड बैट्समैन, ओपनर। ठीक है, T20 में सबसे अच्छा करियर, और T20 में कैप्टन भी रह चुका है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो एरन फिंच ने भी क्या कर लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो कामरान अकमल, एरन फिंच, ऑयन मॉर्गन और शॉन मार्श, ये इन सब के बारे में याद रखो कि ये सब लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं। शॉन मार्श अगर याद नहीं आ रहा है तो याद दिला देता हूँ, शॉन मार्श कौन है, देखो इधर। सबसे पहले ये बताओ समझ में आया क्या, समझ में आया तो फटाफट से अंगूठे दिखाओ अपने और बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में, कोई दिक्कत इस नहीं है अपने को। ठीक है, करे आगे, बोलो आ गया कि समझ में। चलो देखते आगे। ठीक है, शॉन मार्श की फोटो दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो शॉन मार्श दिख गया। ठीक है, तो यही है वो बंदा जिसने रिटायरमेंट ले लिया है, अच्छा खेलता है। ठीक है, बढ़िया प्लेयर है। ठीक है, और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का है ना, कभी किसी टाइम पीरियड में दबदबा था ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन शॉन मार्श रिटायर हो गया। शॉन मार्श की और फोटो देखोगे, फैमिली फोटो, भाई लेके आया तुम्हारे लिए फैमिली फोटो देखोगे। देखो मैं एक क्यूट चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, क्यूट चीज़ देखो, क्यूट, अरे मतलब बच्चा, ये देखो ये है क्यूट, गुलू 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 गुलू। ठीक है, मेरे हाथ तो इसके पास है लेकिन नजरें भी इसी के पास है, इधर देख लो, क्यूट बच्चे के बारे में दिखा रहा हूँ तुम्हें, है ना, कितना ब्यूटीफुल है ये, क्या नाम है इसका, शॉन मार्श। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, जल्दी जल्दी देखो। इंडिया एंड विच कंट्री पार्टिसिपेटेड टुगेदर इन द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। तो इंडिया के साथ कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ क्या करा है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी है, MPX। तो MPX एक्सरसाइज इंडिया और किस किस के बीच में हुई है। तो ऑप्शन है हमारे पास USA, फ्रांस, इटली या ऑस्ट्रेलिया। तो फटाफट से आंसर दो कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किस किस के साथ हुई है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि अरेबियन सी में हुई है। ये किसके बीच में, USA के साथ बिल्कुल नहीं, USA के साथ नहीं, इटली के साथ बिल्कुल इटली के साथ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं, किसके साथ हुई है, फ्रांस के साथ। तो देखो क्या बोल रहा है, इंडियन नेवीज इंडिजिनसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से कौन था, इंडिया की तरफ से INS सह्याद्री MPX में गई है, INS सह्याद्री। ठीक है, तो INS सह्याद्री आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है। ठीक है, और पेपर में आएगी, क्यों, दुबई एक्सपो जो हुआ था वहाँ पर भी हम लोगों ने किसको भेजा था, INS सह्याद्री को। MPX में भी कौन है, INS सह्याद्री, और अभी आगे एक और क्या आ रहा है, न्यूज़ आ रही है, उसमें भी INS सह्याद्री है। ठीक है, देखो इधर ध्यान से। तो ये क्या बोल रहा है, इंडियन नेवी इज इंडिजिनसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मतलब बोट, जिसका नाम क्या है, INS सह्याद्री, पार्टिसिपेटेड इन द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX विथ फ्रेंच नेवी। फ्रेंच नेवी के साथ क्या किया, फ्रेंच नेवी के साथ पार्टिसिपेट किया है इंडिया की नेवी ने। ठीक है, कहाँ पर, अरेबियन सी में, और इंडिया और फ्रेंच के बीच में हो रहा है ये क्या, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जिसको MPX के नाम से हम लोग जान रहे हैं। INS सह्याद्री इज इक्विप्ड विथ स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड सेंसर्स केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग एयर, सरफेस एंड सब सरफेस थ्रेट्स। तो ये बोल रहा है INS सह्याद्री जो है वो उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए। ठीक है, और स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब ये हमारे गवर्नमेंट की कला है। ठीक है, हमारे कंट्री की कला है कि हर तरीके के क्या कहते हैं उसको, मिसाइल से, हर तरह के खतरे से ये बचाने के कैपेबल है। मतलब अगर हवा में क्या है, एयरक्राफ्ट है तो उसको भी उड़ा देंगे। ठीक है, लैंड के ऊपर कोई बंदा है तो उसको भी उड़ा देंगे, और अगर पानी के अंदर सबमर्ज्ड कोई बंदा है तो उसको भी उड़ा देंगे।
ठीक है, तो हर चीज़ के कैपेबल है ये, हर तरीके के थ्रेट्स के अगेंस्ट में काम करती है। और तीसरी चीज़ क्या बोल रहा है, द शिप इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेवीज ईस्टर्न फ्लीट बेस्ड एट विशाखापट्टनम। तो ये बोल रहा है कि हमारी जो ईस्टर्न बेस है हमारा, कौन सा, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम को और क्या बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में लिखना, विशाखापट्टनम। ठीक है, तो विशाखापट्टनम जो है ये हमारा क्या है, ईस्टर्न कमांड है। और ईस्टर्न कमांड की हमारी जो फ्लीट है, फ्लीट क्या होता है, ग्रुप ऑफ शिप्स। ठीक है, तो उसका पार्ट है कौन, हमारी INS सह्याद्री। इंपॉर्टेंट है पेपर में, मुझे लग रहा है कि पेपर में INS सह्याद्री के बारे में पूछा जाएगा, कोई भी पेपर हो। ठीक है, तो इस साल आने वाला है INS सह्याद्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या, समझ में आया तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में। इसके बारे में क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर, ये देखो INS सह्याद्री दिख रही है क्या, ठीक है। चलो देखो बढ़ के आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अर्ज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अलाउ पॉपी कल्टिवेशन, पप्पी नहीं पॉपी। ठीक है, तो कौन से स्टेट ने कहा है कि पॉपी कल्टिवेशन हमें भी करने दो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने केंद्र सरकार से अफीम की खेती की अनुमति देने का आग्रह किया है। अफीम की खेती की करने के लिए स्टेट में किसने परमिशन मांगी है, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल। फटाफट से आंसर दो। और अगर आप लोगों को लग रहा है क्या कि इसका आंसर है सर उड़ता पंजाब, ना नहीं है। ठीक है, क्या आपको लग रहा है कि आंध्र प्रदेश इसका आंसर है या तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल। और अगर आपको लग रहा है कि सर 100% इसका आंसर है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु ना, आंध्र प्रदेश ना, आंसर है ममता दीदी को चाहिए क्या, पप्पी नहीं पॉपी मतलब क्या, अफीम, गांजा उसकी बात कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं यार। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है, पॉपी कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहा है। और ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि क्या करना है, इसको क्या चाहिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल को ये कह रही है कि हमें भी अफीम उगाने की परमिशन दो, क्योंकि अफीम जो है सिर्फ 4 स्टेट्स में उगाई जाती है। किसमें मध्य प्रदेश में, और किसमें, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में, 3 स्टेट्स में उगाई जाती है। ठीक है, बाकी स्टेट्स में नहीं उगाई जाती। तो ये ममता बनर्जी ने क्या बोला है कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ऐसे पकवान बनते हैं, ऐसे खाने बनते हैं, ठीक है, जिसमें क्या पॉपी के सीड्स, पॉपी वगैरह डाले जाते हैं। तो वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमारे कल्चर का पार्ट है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर परमिशन नहीं मिलती है अफीम उगाने की, तो हमें क्या कर दो, अफीम उगाने की परमिशन मांगी है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी देखते हैं इसके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्या बोल रहा है, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee urged the central government to allow poppy cultivation in the state, insisting that delicacies खाना prepared with its seeds are integral part of the Bengali cuisine and poppy seeds are costly as it is cultivated only in a few states। तो ये क्या बोल रहा है, पॉपी जो है उसको क्या करने की, उसको उगाने की, उसका कल्टीवेशन करने की, उसका एग्रीकल्चर करने की हमें परमिशन दे दो, क्योंकि पॉपी के जो सीड्स है वो हमारे पकवानों में डलते हैं। ठीक है, और क्योंकि वेस्ट बंगाल में पॉपी जो है वो उगती नहीं है, और क्योंकि नहीं उगती है इसका मतलब क्या, नहीं उगने का मतलब है कि बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, और जब बाहर से इंपोर्ट करके कोई चीज़ आती है तो महंगी आती है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, करंटली ओपियम पॉपी कल्टीवेशन इज परमिटेड ओनली इन अ फ्यू स्टेट्स। कुछ ही स्टेट्स में परमिटेड है। किसमें, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। ठीक है, तो ममता बनर्जी ने मांगी है क्या, ममता बनर्जी ने मांगी है परमिशन। आया नहीं है समझ में आया तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर आ गया है समझ में, ताकि अपन आगे देखें कि अपने पास और क्या क्या है। बड़े आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर सेरिकल्चरिस्ट। सेरिकल्चर मतलब सिल्क की खेती, सिल्क की खेती करने वाले, रेशम की खेती करने वाले के लिए इंश्योरेंस स्कीम कौन से स्टेट ने स्टार्ट करी है। हाल ही में कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो सबको पता है कि इसका आंसर 100% क्या होने वाला है, तमिलनाडु रहने वाला है, बिल्कुल नहीं रहने वाला, गलत है। और हिमाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं है, हिमाचल प्रदेश भी। तो क्या इसका आंसर है क्या, जब उत्तराखंड बिल्कुल नहीं है, उत्तराखंड, अबे कैसे नहीं है, यही आंसर है। ठीक है, उत्तराखंड है ना, जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या करने वाला है, सेरिकल्चरिस्ट मतलब सिल्क की खेती करने वालों को इंश्योरेंस देने की बात कर रहा है। फटाफट से देखो कैसे, उत्तराखंड। तो ये क्या बोल रहा है, उत्तराखंड
हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट, उत्तराखंड क्या बन चुका है, पहला स्टेट बन चुका है जो क्या कर रहा है, सेरिकल्चर करने वालों को इंश्योरेंस देने की बात कर रहा है। पहले ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट होगा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि छोटे स्केल पे स्टार्ट होगा और फिर बाद में पूरे के पूरे उत्तराखंड में इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, सेरिकल्चर, सिल्क की खेती करने वालों को क्या देना है। अच्छा, श्रिम्प एग्रीकल्चर के बारे में बताया था मैंने तुम्हें, तो मुझे बताओ कि श्रिम्प एग्रीकल्चर और श्रिम्प एग्रीकल्चर के बारे में बताओ कि पंजाब के कौन से स्टेट में, पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में श्रिम्प एग्रीकल्चर होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। और श्रिम्प मेला लगा था पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट में, एक शहर में। तो श्रिम्प मेला कहाँ लगा था, जनवरी के करंट अफेयर्स में पढ़ाया था या फरवरी के करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, उत्तराखंड हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू लॉन्च द रेशम किट स्कीम। तो इन लोगों ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, रेशम किट स्कीम लॉन्च करी है फॉर सेरिकल्चरिस्ट, सिल्क की खेती करने वालों के लिए, रेशम की खेती करने वालों के लिए क्या स्टार्ट किया इन लोगों ने, रेशम किट स्कीम स्टार्ट करी है। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट 200 सेरिकल्चरिस्ट हैव बीन इंश्योर्ड फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड अदर हैजर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में इन लोगों ने क्या करा, स्टार्टिंग में इन लोगों ने 200 सेरिकल्चरिस्ट को, जो सिल्क की खेती करने वाले लोग हैं, उनको पकड़ लिया। ठीक है, और उनको क्या कर दिया, उनका इंश्योरेंस करवा दिया। और इनको बोला क्या कि किन किन चीज़ों से इंश्योरेंस करवा रहे, क्लाइमेट चेंज से तुम्हारा इंश्योरेंस करवा रहे, और किससे, स्कार्सिटी ऑफ वाटर से इंश्योरेंस करवा रहे, मतलब इनकी वजह से तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका पैसा हम देंगे तुम्हें। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या, किसी भी हैजार्ड की वजह से, हैजार्ड मतलब अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर होता है, ठीक है, या आर्टिफिशियल डिजास्टर होता है, कोई भी हैजार्ड होता है, तो उससे उसमें अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो तुम्हारी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, है ना, वही इंश्योरेंस करवा दिया गया इनका। द स्कीम विल रन अंडर द सरल कृषि बीमा योजना। और किस योजना के तहत चल रही है ये, तो सरल कृषि बीमा योजना के तहत चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो फटाफट से दिखा दो मुझे अपने अंगूठे, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जब भी देखूंगा पक्का 100% रिप्लाई दूंगा। ठीक है, बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की तरह कौन सा दिन क्या करा जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर, वर्ल्ड कंज्यूमर डे की तरह किसको मनाया जाता है, मार्च 12, मार्च 13, मार्च 14 या मार्च 15। फटाफट से आंसर दो। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर है मार्च 13, तो बिल्कुल आप लोग क्या हो, गलत हो 100%। और अगर आपको लग रहा है मार्च 12 आंसर है, क्योंकि सर ने पहले ए छोड़ दिया है, तो ए कट, और सी तो वैसे ही कटता है, तो आंसर है इसका क्या, मार्च 15। तो मार्च 15 को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो क्यों मनाया जाता है, फटाफट से देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, 1983 से मनाया जा रहा है, 1983 से। तो क्या बोल रहा है, देखो, सिंस 1983 मार्च 15 इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो 1983 से क्या किया जा रहा है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो मनाया जा रहा है। दूसरी चीज, इट इज सेलिब्रेटेड टू ड्रॉ अटेंशन एवरी ईयर टू द fundamental rights of all consumers to respect their needs and protect them। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जो भी कंज्यूमर है, अब आप लोग भी कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूँ, है ना, दुनिया का हर बंदा किसी ना किसी चीज़ का कंज्यूम करता है तो कंज्यूमर बन जाएगा। हर बंदे को किसी ना किसी की नीड होती है तो वो खरीदता है उस चीज़ को। ठीक है, तो किसको, कंज्यूमर्स के नीड्स को रिस्पेक्ट करना, ठीक है, उनको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करना और टाइम पे प्रोवाइड करना, यही क्या है, इसी चीज़ का अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, दिस इज सेलिब्रेटेड टू ड्रॉ अटेंशन एवरी ईयर टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल कंज्यूमर्स टू रिस्पेक्ट देयर नीड्स, उनके नीड्स को रिस्पेक्ट करना, एंड टू प्रोटेक्ट देयर क्या, नीड्स को प्रोटेक्ट करना, मतलब जो चीज़ उनको चाहिए उन तक पहुंचा देना। फिर क्या बोल रहा है, इसका थीम क्या है, तो इसकी थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, तो क्लीन एनर्जी के थ्रू क्या करना है, कंज्यूमर्स को एम्पावर करना है ना, शक्तिशाली बनाना है। ठीक है, किसके थ्रू, क्लीन एनर्जी के थ्रू, मतलब क्लीन एनर्जी यूज़ करनी है, किसमें, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, एक्सेट्रा। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी थीम है, थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च। ठीक है, समझ में आ गया तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर एग्जैक्टली 100% किसी भी हालत में हमें आ चुका है समझ में, आगे बढ़ते। चलो फिर आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज रिसेंटली बिकेम एशियाज फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव पायलट। तो इंडिया की एक महिला है जो पहली बार, जो क्या बन चुकी है, एशिया की पहली लोकोमोटिव पायलट बन गई है।
एशिया की पहली लोकोमोटिव पायलट बन गई है। लोकोमोटिव पायलट क्या होता है ये भी आप लोग बताओ, हिंट दे देता हूँ। लोकोमोटिव पायलट जो है ये ट्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, और ट्रेन के ऑपरेशंस वगैरह संभालती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सबसे पहली एशिया की सबसे पहली लोकोमोटिव पायलट बनी है, तो ये आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी से। हाल ही में एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट कौन बनी है, तो कौन बनी है हाल ही में एशिया की सबसे पहली लोकोमोटिव पायलट? फटाफट से मुझे बताइए। ऑप्शन है हमारे पास सुशीलाबेन पटेल, सुरेखा यादव, और कौन है? साक्षी महाडिक या शिवानी पलनिटकर। जो जल्दी से आंसर दो और बताओ क्या है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सुशीलाबेन पटेल है ना, गुजराती आंसर है, तो बिल्कुल आप लोग गलत हो, बिल्कुल सही आंसर नहीं है। और साक्षी महाडिक और शिवानी पलनिटकर ये दोनों की दोनों लड़कियां जब मैं महाराष्ट्र में पढ़ाई करता तो मेरी क्लासमेट्स थी, तो ये दोनों के दोनों भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है सुरेखा यादव। और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि सुरेखा यादव पता है कहाँ के रहने वाली है? सतारा। और मैंने तुम्हें बताया था कि सतारा जो है यहाँ के छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पे क्या है? बर्थ, छत्रपति शिवाजी महाराज का। और एक खतरनाक बंदा उसका भी बर्थ यही का है, जिसका नाम है मोइन पठान, ठीक है। सुना है क्या? बहुत बड़े आदमी है, ठीक है। और तीसरा कौन है? सुरेखा यादव। तो सतारा वाले छारे भैया सुरेखा यादव, ठीक है। और सुरेखा यादव जो है मेरे पापा के फ्रेंड की बहन है ना। खैर चलो, बहुत बड़े बड़े कनेक्शन से घमंड नहीं किया लेकिन कभी, अरे ठीक है चलो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते। अच्छा, ये इंडिया की सबसे पहली रेलवे पायलट भी बनी थी। रेलवे पायलट मतलब रेलवे चलाने वाली महिला भी बनी थी, ठीक है, सुरेखा यादव 1988 में, ठीक है। तो उसके बारे में भी देखते हैं अपन फटाफट से। देखो क्या बोल रहा है, ये हटा दूँ क्या? ठीक है, अपना नाम हटाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है चलो। देखो क्या बोल रहा है, एशियाज फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव इज गोइंग टू ऑपरेट द वंदे भारत एक्सप्रेस। तो क्या ऑपरेट करेगी ये? वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑपरेशंस को ऑपरेट करेगी ये, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑपरेट करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में हम लोगों ने किया था ना कि पहले 8 वंदे भारत मेट्रोज थे, है ना, 8 वंदे भारत एक्सप्रेस मेट्रोज थे, और अब कितने हो गए? 10 हो गए। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक वंदे भारत की मेट्रो जो है वो मुंबई से लेकर शिरडी जाएगी, और दूसरी मुंबई से लेकर कहाँ जाएगी? दूसरी मुंबई से लेकर जाएगी सोलापुर। याद आया क्या? तो जो मुंबई से लेकर सोलापुर जाने वाली है ना, ये वाली जो एक्सप्रेस है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, इसके ऑपरेशन संभालने वाली है ये लोकोमोटिव पायलट जिसका नाम है सुरेखा यादव, ठीक है। तो ये क्या बोला? शी ऑपरेटेड द वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम सोलापुर टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इन मुंबई, ठीक है। तो क्या से? सोलापुर से लेकर मुंबई तक का सारा के सारा ऑपरेशन जो है ये संभालने वाली है, जिसका नाम है सुरेखा यादव, जो एशिया की सबसे पहले क्या बन गई है? लोकोमोटिव पायलट एग्जैक्टली क्या होता है ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। शी बिलोंग्स टू सातारा महाराष्ट्र, है ना, सातारा महाराष्ट्र से क्या कर रहे हैं ये लोग? बिलोंग करते। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर ऑफ इंडिया इन 1988। तो इंडिया की सबसे पहली फीमेल ड्राइवर भी बनी है 1988 में। समझ में आ गया? बोलो। तो समझ में आ गया है तो फटाफट से शो मी योर थम्स एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, ताकि अपन देखें कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। चलो आगे देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिप्री विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, ठीक है। तो आर्म्स की बात करें, आर्म्स, एम्युनिशन, गन्स, डिफेंस के जितने भी प्रोडक्ट्स है, तो कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा बाहर से क्या करती है? डिफेंस प्रोडक्ट्स मंगवाती है। तो ध्यान से सुनो कि ये रिपोर्ट किसने दी है? सिप्री ने दी है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम लोग क्या कहते हैं? सिप्री कहते हैं। और सिप्री का काम ही क्या है? सिप्री रिपोर्ट ही बनाते हैं, किसके पास कितने आर्म्स है, किसके पास कितने एम्युनिशन है, किसके पास कितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स है, एक्सेट्रा, किसने सबसे ज़्यादा डिफेंस का मटेरियल इंपोर्ट किया, किसने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। इसी के ऊपर क्या करती है? इसी के ऊपर ये सर्वेज बनाती रहती है। कौन? सिप्री इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये कहाँ पर है? स्वीडन में है ना। और स्टॉकहोम क्या है? स्वीडन की कैपिटल है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, सिप्री के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? इजराइल, इंडिया, फ्रांस या सऊदी अरेबिया। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर एक ही हो सकता है, क्या
इजराइल, तो आप लोग बिल्कुल सही नहीं हो। क्यों क्यों सही नहीं है? क्योंकि इजराइल तो बनाता है बहुत सारी चीज़ें, है ना, और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। ठीक है, दूसरी चीज़ फ्रांस लग रहा है, तो फ्रांस भी नहीं है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि सऊदी अरेबिया आंसर है, तो सऊदी अरेबिया आंसर होता अगर क्वेश्चन होता कि सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है, सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट पे कौन है? अब फर्स्ट लार्जेस्ट पे तो अपन ही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं अपन? सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं अपन आर्म्स एंड एम्युनिशंस को। और अपन ने सबसे ज़्यादा कहाँ से मंगवाया? अपन ने मंगाया रशिया से। ठीक है, दूसरा अपन ने मंगाया सबसे ज़्यादा आर्म्स किससे मंगवाए हम लोगों ने? फ्रांस से, और फिर यूएसए से। ठीक है, तो देखो 2013 से लेकर 2022 तक की बात करें तो हम लोगों ने 11% कम कर दिया है। 11% कम कर दिया है क्या? बाहर से मंगवाना, किस चीज़ को? डिफेंस मटेरियल्स को। लेकिन फिर भी अपन नंबर 1 इंपोर्टर है। ठीक है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि रशिया से हम लोग पहले 64% के आसपास क्या करते थे? मंगवाते थे क्या? डिफेंस मटेरियल्स, आर्म्स, एम्युनिशंस वगैरह। अब ये गिर कर 45% हो गया। ठीक है, बड़े आगे देखिए इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसी चीज को बताएगा अभी। देखो क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, डिस्पाइट 11% ड्रॉप इन द आर्म्स इंपोर्ट बिटवीन 2013 एंड 2022, ये बोल रहा है कि हम लोगों ने आर्म्स एंड एम्युनिशंस मंगाने कम कर दिए। कितने कम कर दिए? 11% कम हो गया 2013 से लेकर अभी तक। इंडिया रिमेंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फ्रॉम 2018 टू 2022 फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। तो ये बोले 2018 से लेकर 2022 तक का रिपोर्ट दिया है, और इंडिया ही क्या है? सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, बाहर से चीज़ें मंगवा रहा है, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है पूरी दुनिया में। ठीक है, रशिया रिमेन्स इंडियाज लार्जेस्ट आर्म सप्लायर। ठीक है, तो रशिया क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है इन द पीरियड्स बिटवीन 2013 टू 2022, तो 2013 से लेकर 2022 तक। ठीक है, तो इंडिया ही क्या बचा है? रशिया ही क्या है? सबसे बड़ा हमारा आर्म्स सप्लायर है। बट रशिया शेयर ऑफ आर्म्स इंपोर्ट्स टू इंडिया फेल फ्रॉम 64% टू 45%, है ना। तो 64% से 45% क्या हो गया? हम लोगों ने कम कर दिया है चीज़ें मंगवाना। आगे क्या हो रहा है? फ्रांस इमर्ज्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर टू इंडिया। ठीक है, तो फ्रांस सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है इंडिया का, और उसके बाद यूएसए है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? दिखाओ फिर अपने अंगूठे फटाफट से और बोलो कि सर 100% आ गया समझ में, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आ जाएगा, कर देंगे हम। कर देंगे क्या? चलो आगे बढ़े। कहाँ गया भैया? इधर चला गया। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। नेवल एक्सरसाइज ला पेरोस 2023 इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, तो इंडिया और किसके बीच में हो रही है? ला पेरोस नाम की एक्सरसाइज। नौसेना अभ्यास ला पेरोस 2023 भारत और किसके बीच? किसके बीच आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो नौसेना अभ्यास जिसका नाम है ला पेरोस, ये किस कंट्री के बीच में हो रहा है? इंडिया तो है इसमें, बाकी दूसरी कंट्री कौन सी है? तो क्या ऑस्ट्रेलिया आंसर है, क्या फ्रांस आंसर है, क्या जापान आंसर है, या है आंसर है यूएसए? तो तुम लोगों को नाम देख के पता लग गया होगा कि इसका आंसर फ्रांस है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका नहीं है, फ्रांस इसका आंसर नहीं है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि सर इसका आंसर अब तो एक ही हो सकता है क्या? जापान। तो अगर आपको लग रहा है कि आंसर इसका जापान है, तो आप लोग एकदम 100% हो रंग। अरे सर चारों काट दिए? हाँ बिल्कुल चारों काट दिए, क्योंकि ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। क्या है ये? मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज का क्या मतलब है? मल्टीलैटरल एक्सरसाइज का मतलब है कि इसमें इंडिया तो है ही, इंडिया के साथ साथ इसमें फ्रांस भी है, इसमें क्या है? इसमें यूएसए भी है, इसमें क्या है? इसमें जापान भी है, और इसमें क्या है? इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, तो इसमें क्वाड ग्रुप है ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इंडिया, और इसमें फ्रांस भी है। ठीक है, और ये स्टार्ट किसने करवाया? तो ये फ्रांस ने स्टार्ट करवाया। और ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल एक्सरसाइज मतलब 2 साल में एक बार होने वाली, 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये स्टार्ट हुई थी 2019 में, तो 2019 में हुआ इसका, 2021 में हुआ, और अब 2023 में हो रही है। इसका मतलब ये इसका 3rd एडिशन है। समझ में आया नहीं है? ऐसे याद करने होते करंट अफेयर्स। ठीक है, पढ़ो, याद हो जाने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर, याद हो जाता है, पेपर में कहीं से आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया नहीं है? रिवीजन इंपॉर्टेंट है लेकिन। ठीक है, देखो अब इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अरे आ जाए यार इधर, साला नहीं आएगा।
चलो देखो इधर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ मल्टीलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज ला पेरोस 2023। तो ला पेरोस मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जो है ना, इसका थर्ड एडिशन है ये वाला 2023 वाला। इट इज बीइंग हेल्ड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस मतलब फ्रेंच, जापान एंड यूएस इन द इंडियन ओशन रीजन। मेन चीज क्या, कहाँ पर हो रही है एक्सरसाइज, ये इंडियन ओशन में हो रही है एक्सरसाइज। आई क्या बोला है, इट इज अ बाइनियल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द फ्रेंच नेवी। बाइनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होती है, कंडक्टेड बाय द फ्रेंच नेवी। कौन कंडक्ट करता है इसको, फ्रेंच नेवी कंडक्ट करवाती है। फर्स्ट एडिशन जो हुआ था इसका 2019 में हुआ था। इंडियाज INS सह्याद्री, देखो आया INS सह्याद्री, अभी MPX में भी पढ़ के आए थे INS सह्याद्री। MPX की फुल फॉर्म बताओ, MPX की फुल फॉर्म बताओ, और किस किस के बीच में हुआ था MPX बताओ जल्दी से, देखते तुम्हारी कितनी ग्रास्पिंग पावर है। या लाइव चैट में सिर्फ चटिया रहे हो तुम लोग, है ना, चटिया रहे हो। अरे पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, पर नहीं चनूने, ठीक है। तो INS सह्याद्री, ठीक है, याद रखना, ये पेपर में दिखेगा, बहुत बार आ रहा है ये क्या बोला, इंडियाज INS सह्याद्री एंड फ्लीट टैंकर INS ज्योति है पार्टिसिपेटेड इन इट। तो इंडिया का INS सह्याद्री और INS ज्योति दोनों ने क्या करा है, दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया है तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठा और बोलो कि सर आ गया है समझ। बढ़े आगे बढ़े, आगे देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, हु अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग टू स्टार्ट द भारत नेपाल आस्था यात्रा टूर। ठीक है, भारत नेपाल आस्था यात्रा टूर जो है वो इनमें से कौन सी कंपनी स्टार्ट कर रही है, निम्नलिखित में से कौन भारत नेपाल आस्था यात्रा शुरू करने जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बता दूं मैं तुम लोगों को, ये जो भारत नेपाल आस्था यात्रा है, ये टूर जो है ये 31 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो पहले तो आंसर बताओ मुझे कि इनमें से क्या आंसर होने वाला है, भारत नेपाल आस्था यात्रा टूर। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ना ये 10 दिन का टूर होगा, 10 डेज का टूर होगा ये। और इस 10 डेज के टूर में 4 पिलग्रिमेज टाउन्स घुमाए जाएंगे, ये 4 पिलग्रिमेज प्लेसेस जो है वो घुमाए जाएंगे। ठीक है, और ले किसके साथ, कौन इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है ये बताना मुझे। क्या इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है, हाल, HSL, IRCTC या एरो इंडिया। फटाफट से आंसर बताओ। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, इन सब की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, है ना। HAL क्या होता है, HSL क्या होता है, IRCTC क्या होता है, और क्या एरो इंडिया की तो क्या फुल फॉर्म बताओगे, इन तीनों की फुल फॉर्म बताना मुझे। ठीक है, चलो, क्या आपको लग रहा है कि सर आंसर एरो इंडिया है क्योंकि एरो इंडिया एक्सपो हुआ था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाल नहीं है, HSL बिल्कुल नहीं है, आंसर इसका है IRCTC। अब ध्यान से सुनो, अरे ये भैया ये सारे के सारे एरोप्लेन से जुड़े हुए हैं। नेपाल देखो, नेपाल जाएंगे क्या अपन एरोप्लेन से? अरे वैसे घुस जाओ पैदल। ठीक है, कौन सा पासपोर्ट वीज़ा लगता है, कुछ नहीं लगता। आगे ना आधार कार्ड दिखा दो, ले जाओ, है ना। और क्या चीज़ें भी सस्ती है वहाँ पे, सिगरेट ले लो 10 रुपये की। ठीक है, 10 रुपये की सिगरेट अगर लेते हो, मतलब पीता नहीं हो, ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें, 10 रुपये की अगर सिगरेट लोगे वहाँ पर जाके, ठीक है, तो 6 रुपये वापस दे देंगे। क्यों? उनकी करेंसी लो है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, बढ़े आगे बढ़े क्या? चलो आगे देखो क्या बोल रहा है ये, क्या बताया मैंने तुम लोगों को, भारत नेपाल आस्था यात्रा कौन स्टार्ट करवा रहा है? IRCTC। और IRCTC जुड़ा हुआ है किससे? रेलवे से। आओ जल्दी से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। देखो इधर, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो चलो, मैंने IRCTC का तो मैंने बता दिया तुम लोगों को। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC अनाउंस टू रन ऑन 31 मार्च 2023 भारत नेपाल आस्था यात्रा टूर पैकेज। ठीक है, तो भारत नेपाल आस्था यात्रा टूर पैकेज 31 मार्च 2023 को कौन लेकर जा रहा है? IRCTC लेकर जा रही है, IRCTC। ठीक है, अरे बुकिंग वगैरह होती है ट्रेन की IRCTC से, है ना, ट्रेन से जाते हो नहीं जाते? ठीक है, तो IRCTC क्या करता है, IRCTC पूरा की पूरा कैटरिंग संभालता है और पूरा के पूरा रेल का टूरिज्म संभालता है। आगे ना टिकट बुकिंग वगैरह IRCTC का पहले वो पासवर्ड वगैरह बनाना पड़ता है अपने को, है ना, पोर्टल बनाना पड़ता है अपना। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, इट विल रन अंडर द भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है, तो कौन सी ट्रेन जा रही है इसको लेकर? तो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है वो लेकर जाएगी 10 दिन के लिए घुमाने के लिए। ठीक है, विच विल शोकेस 4 इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज डेस्टिनेशन, और 4 इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज और क्या हेरिटेज डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगी। ठीक है, इन द 10 डेज टूर, और 10 दिन का टूर है ये, तो मैंने आप लोगों को
पहले ही बता दिया था। द भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव देखो अपना देश। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए, इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए अपने पास, इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए अपने पास जो वो है, क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए अपने पास जो टैगलाइन है वो क्या है, वो है इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया सुना है क्या? ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए अपने पास जो टैगलाइन है वो क्या है, देखो अपना देश। क्या है? देखो अपना देश। तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे आप लोग क्या बताओगे, इसके साथ साथ आप लोग मुझे बताओगे, तो ये जो यात्रा करवाई जा रही है ना, जो तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है, पिलग्रिमेज टाउन्स घुमाए जा रहे हैं, किसके द्वारा? IRCTC के द्वारा। तो ये चीज़ याद रखना, ये क्या है, ये एक तरीका है डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट करने का। तो इंडिया वाले कम से कम इंडिया तो घूम लो, है ना, बाहर नहीं जा रहे तो इंडिया तो घूम लो कम से कम, तो उसकी बात कर रहा है। और ये क्या बोल रहा है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है इसको लॉन्च ही करा गया, किस लिए? ताकि देखो अपना देश को क्या कर सके, अपन प्रमोट कर सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है ताकि डोमेस्टिक टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए, टू प्रमोट स्पेशल इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक टूरिज्म। और टूरिज्म का मिनिस्टर कौन है ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। समझ में आया क्या? ठीक है, बढ़े आगे। कोई दिक्कत? समझ में आया तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर आ गया है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अनवील्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन हुबली धारवाड़। ठीक है, तो किसने क्या किया है, किसने अनवील कराए, किसने लोगों को दिखाया पर्दा उठा के कि देखो भैया ये है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, और कहाँ पर है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो हुबली धारवाड़ में, हुबली धारवाड़। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया, है ना, पर्दा उठाया, जिसने अनवील कर दिया, लोगों को दिखाया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस। और मुझे पता है कि आप लोग क्या आंसर देने वाले हो कि सर आपने बताया था मुझे क्या, कि आपने ही तो बताया था सर कि नरेंद्र मोदी का एक डायलॉग है, क्या, सब इनॉग्रेट कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल भी नरेंद्र मोदी यही है। ठीक है, नरेंद्र मोदी इज द आंसर। ठीक है, अरे सब इनॉग्रेट करेगा ये बंदा, हर जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, नितिन गडकरी नहीं, एकनाथ शिंदे नहीं, देवेंद्र फडणवीस नहीं, और ये तीनों वैसे भी आंसर नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हुबली और धारवाड़ ये कहाँ पर है, कर्नाटका में, कर्नाटका। और ये तीनों के तीनों बंदे कहाँ के? ये तीनों के तीनों बंदे जो है वो कहाँ के? ये तीनों के तीनों बंदे हैं महाराष्ट्र के। आगे ना, महाराष्ट्र का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, नागपुर से MP। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, चलो समझ में आया। नरेंद्र मोदी ने क्या करा, इसको इनॉग्रेट करा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन कर्नाटका इंक्लूडिंग द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इन हुबली धारवाड़। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट बहुत सारे कर्नाटक में बहुत सारे डेवलपमेंट्स करे, कर्नाटक में बहुत सारी चीज़ें क्या करी इसने, इनॉग्रेट करी है, किसने? PM मोदी ने। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता रहा है ये? इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कर्नाटका में हुबली में लॉन्गेस्ट, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया। और दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? हुबली में है, हुबली धारवाड़ वाले रीजन में। और ये 1.507 या 1.506 किलोमीटर्स का है, मतलब 1,500 मीटर का है ये, लगभग। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट इसके बारे में, कि इसका नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी क्या हो चुका है, दर्ज हो चुका है। ठीक है, किसका नाम? इस शहर का नाम। ठीक है, देखो अब ध्यान से, तो क्या बोला, द सिटी हैज नाउ बीन रजिस्टर्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर हैविंग द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड एट श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन। तो यहाँ का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसका नाम क्या है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम याद नहीं रखोगे तो भी याद रखना, लेकिन हुबली धारवाड़ का नाम याद रख लेना। ठीक है, कर्नाटका, हुबली धारवाड़, PM मोदी इनॉग्रेट, और इसका कितना है? 1,507 मीटर लंबा है। समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हम लोगों को पता चल चुकी है इसके बारे में। यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो छूट जाएगा क्या?
नहीं छूटेगा, पक्की बात है। दिखाओ ज़रा मुझे अपने अंगूठे फटाफट फटाफट से और बोलो कि 100% सर किसी भी हालत में अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग गलत नहीं करेंगे। बड़े आगे देखिए कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा, अपन ने पेल दिया सारा के सारा। ठीक है, दोनों दिन का कर दिया कवर। ये वाली जो वीडियो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए है ना, फालतू क्वेश्चंस अपन कराते नहीं, आपको पता ही है। ठीक है, जो भी करा है ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई का मतलब समझते हो ना आप लोग क्या होता है। ठीक है, तो इसको कर लेना अच्छे से। कल छूट गई थी क्लास, मैं कोशिश करूँगा रोज़ क्लास लाने की, है ना। वही अपना 5:30 का ही टाइम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड्स के एग्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास मेरी 4 बजे से चल रही है ना। तो अगर किसी, अब तो क्या 1 घंटा हो गया होगा, ठीक है, तो देख नहीं पाओगे तो रिकॉर्ड देख लेना। 4 नंबर के क्वेश्चन लेके आए हो आज। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी सुन के जाओ। क्या कि आप लोगों को पता है कि अपना डेल्टा 2.0 बैच आ गया है, और डेल्टा 2.0 बैच में फटाफट से क्या कर लो, फिर आप लोग एनरोल कर लो, जो कि आप लोगों को करवाएगा CUET की क्या खतरनाक वाली प्रिपरेशन। और क्या करना है इसके लिए आप लोगों को बता देता हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन इसमें एनरोल करने के लिए, एनरोल करते हुए जो आपको कोड यूज़ करना है, वो कोड यूज़ क्या करना है आपको, कोड में आपको लगाना है Y और 742। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, Y742 लिखेंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा एक बम्पर डिस्काउंट। आइए फटाफट फटाफट से बता देता हूँ कैसे होगा ये। देखो कैसे होगा, सबसे पहले जाइए किस पे, अरे अरे ठीक है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट खोलिए। जैसे अड्डा 24/7 की वेबसाइट खोलेंगे आप लोगों को मिलेगा क्या, आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब वाला सिस्टम। ठीक है, सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको, और अड्डा 24/7 हर चीज़ की तैयारी करवाता है। ऑल कोर्सेज पे जाइए, जैसे ऑल कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, इसके ऊपर करिए क्लिक। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन CUET का, CUET पे क्लिक करिए। CUET में देख लीजिए आपका कौन सा पसंदीदा है। ठीक है, कौन से स्ट्रीम से हो आप, साइंस से हो, पोस्ट ग्रेजुएशन से हो, लैंग्वेज टेस्ट है, साइंस इन हिंदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा देख लेना। अगर मान लो आप लोग क्या हो, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, तो आर्ट्स के ऊपर क्या करिए, क्लिक करिए। ठीक है, नीचे जाइए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नया बैच दिख रहा होगा, डेल्टा 2.0 दिख रहा है क्या, 2 बैच दिख रहे हैं अपने को, 2 अलग अलग बैचेस है। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स करवाई जाएगी। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी और जनरल टेस्ट सबके बारे में करवाया जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये वाला आप चूज़ करते हो। ठीक है, और इसमें क्या है 2999 का ये वाला पैक है। इसमें मैं इसमें 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पता ही है। करंट अफेयर्स भी अपन भी पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ाएंगे अपन आपको, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, दोनों चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, है ना, धुर्राटे काट देंगे, धुर्राटे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो लिखी हुई है। अनीता मैम आपको हिस्ट्री पढ़ाएगी। ठीक है, और इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आपको कौन, पूजा मैम। ठीक है, और हमारे पास वो वाले सर हैं ज्योग्राफी वाले, आशीष सर, आशीष डागुर सर, और अपन तो है ही। ठीक है, भाई की फ़ोटो नहीं आ रही है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, आ जाएगी। ठीक है, अखबार में आएगी डायरेक्ट भाई की फ़ोटो, हल्की फुल्की जगह नहीं आती है। ठीक है, तो अब सीन क्या है, ठीक है, तो अगर आप लोगों को ख़रीदना है इसको तो पे नाउ पे जाइए। जैसे ही पे नाउ पे जाएंगे तो यहाँ पे 15% का भी डिस्काउंट है। ठीक है, भाई तुम्हें 21% दे रहा है, तुम्हें 15 लेना है, 15 ले लो, अप्लाई कर दो। कितने का मिलेगा, 449 रुपीज़ का मिलेगा आपको डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन भाई का कोड क्या है, भाई का कोड, अरे भाई का कोड यार बेइज्जती बहुत करते हैं यार ये लोग। नहीं 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 खुलेगा, अरे खुल तो रिया है। ठीक है, तो भाई का कोड इस्तेमाल करो। कैसे, देखो ऐसे कैप्स लॉक लगाओ, Y डालो, 7 डालो, 4 डालो, 2 डालो। जैसे Y742 डाल दोगे तो आपको मिलेगा 510 रुपये का डिस्काउंट, और ये वाला 2999 की चीज़ आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 2479 रुपये की। ठीक है, तो काफ़ी पैसा बच रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाई जाएगी। और ये वाला जो अपना क्या है डेल्टा 2.0 है, ये स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है क्या इसमें अप्लाई, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, और अपन तो आपके पास आते ही रहेंगे रोज़ रोज़। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे दिखाइए बहुत सारा सपोर्ट। आपका अपना जीतू भैया ऐसे ही बहुत 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 सारी चीज़ें लेकर आपके पास आता रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ करते रहेंगे। किसी ने अगर अभी तक जीके वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है, आने वाला है पेपर में। ठीक है, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।